हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हो तो उससे पता चलता है कि यस वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं आप लोगों के लिए। और जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो किसी वीडियो के लिए तब मेरा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूँ जो अ, मतलब जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो यू डोंट फील डिसअपॉइंट। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं मैक्सिमम हेल्प करूँ आप लोगों की। सो और थैंक यू सो मच कि जो आप कमेंट्स में जब बात करते हैं एक जो कनेक्शन फील होता है दैट्स वेरी नाइस फीलिंग। तो बस उसी प्रोसेस में आज एक और पेपर मैं लेने वाली हूँ BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का। इसके लिए तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बड़ी वीडियो बनाऊंगी, बट वो इतने सारे कमेंट्स आ गए थे कि फिर सोचा कि नहीं, एक बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। यू रियली नीड दिस वीडियो। तो मैं ये आज वीडियो लेके आ गई हूँ। सो इसको स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और हाइप ज़रूर कर देना। ठीक है, हाइप करने से होता है क्या है ना कि जब आप लोग हाइप करते हैं ना, उससे होता है क्या है कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचती है। और अगर और स्टूडेंट्स को भी अगर वीडियो मिलेगी तो अच्छी बात है ना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस इतना ही बोलना था। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं ये BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं। तो इसमें भी मैं वही हमेशा की तरह रिपीटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना है कि इसमें जो नोट है उसको पढ़ लेना है कि आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो अब देखते हैं किसमें से क्या क्या आया हुआ है। तो ये ना जो सेक्शन 1 है इसमें आप देख लो। सबसे पहले तो ये इसमें आपको कुछ 1 2 3 4 एंड 5 6 ये 6 ना आपको शॉर्ट नोट्स टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इसमें से आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 100 वर्ड्स ईच। आपको इनके बारे में इनका आंसर देना है आपने। ठीक है, लाइक जैसे आपके सामने ये पहला ही है, पेरिस द सिनफुल थॉट व्हाई आर, इसमें से आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये पहला जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोग कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगी एज अगर वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनती है तो मैं ये जो शॉर्ट नोट दिए हुए हैं इनको भी मैं ट्राई करूँगी करवाने के लिए। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। सेक्शन बी है जिसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स। सेक्शन बी में से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होने वाला है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पहला ही है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये यही वाला हम लोग करने वाले हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट अकॉर्डिंग टू भरत मुनि नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसमें ड्रामेटिक आर्ट का पर्पस बताना है आपने। जो नाट्य शास्त्र का एक ड्रामेटिक आर्ट के रूप में उसका क्या पर्पस था। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हम लिखेंगे ही हर क्वेश्चन का। तो इसमें आप लिखेंगे कि यस, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि's नाट्य शास्त्र आर पर्पस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इज मल्टीफेस्ड। ठीक है, मल्टीफेस्ड लाइक अब इसमें हम वो कौन कौन से पर्पस रहे होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक सर्विंग एज अ डिवाइन, सर्विंग एज अ डिवाइन। ठीक है, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग मीडियम लिख देते हैं। ठीक है, फॉर फॉर व्हाट, किस लिए थी ये सारी की सारी चीजें? टू प्रोवाइड जॉय। ठीक है, जॉय या फिर हैप्पीनेस। ठीक है, और इम्पार्ट मोरल और स्पिरिचुअल लेसन्स, ऑफर also solace and elevate the audience consciousness by mirroring life's action, emotion
and ultimate truths through the actor's communication, making a comprehensive guide for life itself. ओके, इतना हम अपना इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो की पर्पस हैं, जो पर्पसेस हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, की पर्पस, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा एंटरटेनमेंट और इमोशनल रिलीज। ड्रामा जो होते हैं ना, ड्रामा प्रोवाइड्स प्लेजर, जॉय एंड अ डाइवर्शन फ्रॉम वरीज। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो व्हाट वी फील हैप्पी, है ना? हमें अच्छा लगता है। उस टाइम हम अपनी जितनी भी वरीज़ होती हैं, टेंशन्स होती है, वो हम लोग भूल जाते हैं। तो जो ड्रामा होते हैं, उनका भी पर्पज़ यही होता है कि एंटरटेनमेंट करना और इमोशनल रिलीज़, जो हमारा इमोशनल रिलीज़ मीन्स टेंशन, एंग्ज़ायटी, जो भी चीज़ें हम फ़ील कर रहे होते हैं, उसको रिलीज़ कर देना। ठीक है? तो ड्रामा प्रोवाइड्स प्लेज़र एंड डाइवर्शन फ्रॉम वरीज़ और अलाउइंग स्पेक्टेटर्स टू एक्सपीरियंस इमोशंस लाइक जॉय, sorrow एंड फियर। ठीक है, सेकंड है मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, धर्म। ड्रामा ऑलवेज टीचेस ethics ethics and the consequences of actions through stories, and at the same time guiding people towards duty, मतलब धर्म, ड्यूटी। ओके, एंड हायर अंडरस्टैंडिंग, के साथ साथ हायर अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेंगे हम। थर्ड पॉइंट है हमारा एस्थेटिक एक्सपीरियंस। The ultimate goal is to evoke Ras, a unique aesthetic relish or a blissful state in the audience, connecting them to a higher consciousness. I mean, okay. तो बेसिकली इसका मतलब है कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस किस तरह से मिलता है हमें ड्रामा से या ड्रामेटिक आर्ट से, कि जो अल्टीमेट गोल होता है ना, टू इवोक रासा, जो रास होते हैं, अ यूनिक एस्थेटिक relish और blissful state in the audience, और फॉर कनेक्टिंग देम टू अ हायर कंसाइसनेस। ठीक है, उनकी जो चेतना होती है उसको जगाने के लिए, हायर जो हमारी जो चेतना होती है ना, कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है, उसको और ज़्यादा एवोक करने के लिए भी जो है ड्रामेटिक आर्ट का यूज़ किया जाता है। इनका जो मतलब ये एक रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। 4 पॉइंट में है हमारा, चलिए मैंने तीनों पॉइंट एक साथ ही लिख दिया है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कैसे हो सकता है कि जो धर्म होते हैं ना, धर्मा दैट इमिटेट्स द कंडक्ट, joys and sorrows of the world and serving as a mirror to human experience। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को ही हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो फिफ्थ हमारा नॉलेज एंड विजडम की बात कर लेते हैं। इट कंसिडर्ड अ कंपोजिट आर्ट कंटेनिंग विजडम फ्रॉम ऑल स्क्रिप्चर्स लाइक आर्ट, ठीक है, क्राफ्ट्स, और मेकिंग इट अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो नॉलेज और विजडम की बात कर लेते हैं हम लोग। फिर हमारा सिक्स पॉइंट है गाइडेंस फॉर परफॉर्मर्स। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्टर्स, एक्टर्स ही तो होते हैं ना जो ड्रामा में काम करते हैं, एंड प्ले राइट्स ऑन एक्टिंग, म्यूजिक, इमोशंस और स्टेज क्राफ्ट। ठीक है, ये हमारे 6 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि नाट्य शास्त्र सीज ड्रामा एज अ सैक्रेड, होलिस्टिक आर्ट। ओके, आर्ट फॉर्म पूरा लिख देती हूँ, आर्ट फॉर्म दैट एनरिच ह्यूमन लाइफ by entertaining, educating, or elevating the spirit.
ब्राइटनिंग अ टेस्ट ऑफ डिवाइन ब्लिस टू एवरीडे एक्सपीरियंस। ओके, इतना लिख देंगे। थोड़ा सा भरत मुनि के बारे में भी 2-3 लाइनें लिख देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट बनता है एक और शॉर्ट नोट जिसकी बात करते हैं, कमेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पैटर्न ऑफ महाभारता। ठीक है, जो महाभारत का जो एक पैटर्न था वो कॉम्प्लेक्स नैरेटिव वे में किस तरह से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें के बारे में हम लिखेंगे कि जो महाभारत जो है ना, महाभारत इज डिफाइंड बाय अ फ्रैक्टल लाइक नैरेटिव पैटर्न। फ्रैक्टल लाइक नैरेटिव पैटर्न। ठीक है, दैट ट्रांसेंड्स सिंपल लाइनर storytelling. Its structure is described as boxes within boxing or functions within functions, where multiple narrators or temporal layers converge to create an encyclopedia of moral or historical tapestry. And the Mahabharata's complex narrative pattern is defined by its intricate, nested stories, shifting narrators like Vyasa, ठीक है, और संजय, ठीक है, और उग्रवासा, and multiple layers of framing devices, creating a multi-dimensional epic that blends history, mythology, philosophy, and ethics, exploring moral ambiguity through shades of gray, characters, and cyclical time, rather than simple good versus evil, preparing readers for deep moral or existential inquiry. इतना हम अपना इंट्रोडक्शन में लिख देंगे ये। ठीक है, इसके बाद हमें बात करनी कि कॉम्प्लेक्स नैरेटिव क्या क्या थे, वो की एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे। ठीक, तो की एस्पेक्ट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम बात करने वाले की एस्पेक्ट्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेयर्ड फ्रेमिंग। ठीक है, लेयर्ड फ्रेमिंग में आप क्या बताएं किस तरह से जो कैरेक्टर्स को फ्रेम किया गया था लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेयर्ड फ्रेमिंग। इसमें बताएंगे कि द कोर स्टोरी ऑफ कुरुक्षेत्र वाज इज embedded within numerous other tales like the story of Nala or Damayanti. ठीक है, told by different characters to various audience। ये हुआ था ना, and often serving didactic purpose or revealing layers of meaning and commentary। सेकंड पॉइंट हमारा शिफ्टिंग नैरेटर्स और पर्सपेक्टिव। नैरेशंस मूव्स, महाभारत में जो नैरेशन हुई है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है कि नैरेशन जो है दैट मूव्स बिटवीन डिवाइन फिगर्स, सेग्स एंड बर्ड्स, ऑफरिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स और एनहेंसिंग द एपिक्स वास्ट स्कोप, मेकिंग इट अ डायलॉग अमंग मैनी वॉइसेस। तो आपने देखा होगा कि महाभारत में कितने सारे कैरेक्टर्स थे, कितनों के अलग अलग उन्होंने जो नरेशन थी उसको शिफ्ट किया है। एक सबने अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज को बताने की कोशिश की गई है टू द ऑडियंस, एंड बाय मेकिंग इट अ डायलॉग अमंग मैनी वॉइसेस। ठीक, और थर्ड हमारा मोरल एम्बिगिटी। Unlike the Ramayana, it lacks clear-cut heroes और villains। रामायण के बारे में आप जानते हैं कि उसमें ज़्यादा इतना कुछ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे, कुछ कोई नैरेटर जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया था, बट सीधा-सीधा सा उसमें एक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कौन हीरो था, कौन विलेन था। बट इन करण और इसमें महाभारत की अगर हम बात करें कैरेक्टर्स लाइक करण और जो युधिष्ठिर हैं दैट पोजेस बोथ नोबल और फ्लॉड ट्रेड्स एंड रिफ्लेक्टिंग शेड्स ऑफ ग्रे एंड कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास। तो मोरल एम्बिगिटी की बात हो जाएगी यहाँ पे। फिलोसॉफिकल डेप्थ की बात कर लेते हैं। एम्बेडेड डिस्कशन लाइक द भगवद गीता। भगवद गीता की अगर बात करें आप, दैट एक्सप्लोर्स मोर थीम्स ऑफ धर्मा। धर्मा मतलब कर्तव्य, ड्यूटी,
कर्मा, एग्जिस्टेंस, डेस्टिनी और सेल्फ रियलाइजेशन ट्रांसलेटिंग सिंपल वर्ड नैरेटिव्स. ठीक है, इट वाज द philosophical about Mahabharata. Cyclical time and trauma. The narrator, जो narrative है, that incorporates cycles of cosmic time and uses trauma as a narrative device with flashbacks. ठीक है, flashbacks हो गए, symbolic imagery होगी like trees, okay, darkness, or these things portraying characters' inner suffering and also highlighting the interconnectedness of actions or consequences. Encyclopedia quality, the sheer volume of interwoven stories हो गया, cultural details, philosophical debate, or varied responses to events makes it a comprehensive world or preparing readers for a universe of complex human experiences. Then seventh point हमारा moral and narrative complexity. So, unlike the Ramayana, the Mahabharata presents a complex view of ethics. जिसमें हम एक पहला जिसकी बात कर लेते हैं वो है डेप्थ. कैरेक्टर डेप्थ की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स डिस्प्ले बोथ वर्च्यूज और फ्लॉज reflecting the complexity of human nature and complicating moral judgments. सेकंड पॉइंट हमारा डायलॉग्स का आ जाएगा. डायलॉग में आप बताएंगे कि discussion of dharma offer multiple valid viewpoints or encouraging the readers to interpret them. ठीक है, तो डायलॉग्स की बात कर लेंगे ताकि जो इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो मल्टीपल वैलिड व्यू पॉइंट्स धर्म के बारे में डिस्कस किए गए हैं, तो वो इसलिए हैं ताकि वो रीडर्स को भी उन चीज़ों को इंटरप्रेट करे, उस चीज़ के लिए एनकरेज करे. ठीक है, जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी अपना व्यू पॉइंट रखें, वो भी मतलब क्रिटिकली उसके बारे में सोचें. थर्ड पॉइंट हमारा वेरिएशन. वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि रीजनल वर्जन्स और फोक ट्रेडिशंस लाइक पद्मा पांडवानी और दैट मे कंट्राडिक्ट ईच अदर एडिंग टू द रिचनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जेनर. The narrative includes non-narrative elements like अगर हम पहला इसमें बताने की कोशिश करें तो didactic sections. थोड़ा सा इसके बारे में बता लेंगे. Philosophical discourses such as the Bhagavad Gita and the Anushana Parva, these both are things included. Second है encyclopedic content. This epic contains fables, prefables, genealogies, or political treats, earning it the title of fifth Veda. फिफ्थ, पांचवा वेद. ठीक है, इसके बाद हम इसको कंक्लूजन लिख देंगे. सो कंक्लूजन में आप बता देंगे कि महाभारता's complexity stems from its layered structure, nuanced characters, or integration of diverse philosophical, ethical, spiritual dimensions, all things making it an encyclopedic reflection of life itself, not just a single heroic tale. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे. तो आपको बेसिकली जो महाभारत का जो कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पैटर्न है ना, उसी के बारे में बात करनी है आपको. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इनको ध्यान में रखना जब आंसर लिखने जाओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक मैं ये करवाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि नहीं नेक्स्ट सेक्शन में चले जाते हैं, बट मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं ये भी करवा देती हूँ. लगे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंसेज ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन मृच्छकटिका. मृच्छकटिका से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, 10 नंबर्स का भी आ जाता है, 20 मार्क्स का भी आ जाता है. ठीक है, तो मृच्छकटिका को तो इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाना. इसमें से कुछ भी पूछ लेंगे, किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा.
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी। सूत्रधार और नटी के बारे में मृच्छकटिका से इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे। माय फेवरेट इज रेड। ठीक है, सो इन मृच्छकटिका द सूत्रधार और nati, they both are husband wife, as you know. They are crucial as they both are crucial as they open the play's prologue and introducing the playwright like Sudraka. ठीक है, and the title and the theme acting as a bridge between the audience and the fictional world, also guiding them into the story of चारुदत्ता और वसंत सेना। ठीक है, जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। By setting the stage and context, even while the nutty subtly hint at the play's deeper social commentary through her playful yet insightful dialogue with her husband। ठीक है, इतना सा तो आप डायल इसमें इंट्रोडक्शन में लिख देना। अब हम बात करेंगे सूत्रधार की और नटी की, दोनों के बारे में मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंसेस की बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंसेस ऑफ सूत्रधार की बात करने वाली हूँ मैं पहले। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम। तो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है नैरेटर एंड मैनेजर। हम सूत्रधार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो द सूत्रधार जो है वो लिटरली ही इज अ थ्रेड होल्डर। ही सर्व्स एज द ट्रेडिशनल संस्कृत थिएटर डायरेक्टर और नैरेटिंग द प्ले एंड इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर सुद्रका एंड द वर्क ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, तो किस तरह से वो नैरेट करता है प्ले को और हाउ ही मैनेज, तो उसके बारे में आपको बताना है। देन कॉन्टेक्स्ट सेटर, he establishes the setting or he welcomes the audience by preparing them for the dramatic illusion to unfold and fulfilling the Natya Shastra guidelines for a smooth start. Introduces themes, though his dialogues, especially with the his wife Nati, ठीक है, he hints at the play's central concerns like the shifting fortunes of the poor who was poor Charudatta, ठीक है, and the rich। ओके, तो ये 3 पॉइंट तो हम सुद्रका के बारे में बता देंगे यहाँ पर, सूत्रधार के बारे में, सॉरी। अब मैं बात करने वाली हूँ नटी के बारे में। ठीक है, नटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। तो नटी के बारे में हम बताएंगे कि पहला पॉइंट है कैटलिस्ट फॉर स्टोरी। The nutty prompts the Sutradhar to begin the play, often by suggesting a new drama, ठीक है, न्यू ड्रामा, और मेकिंग हर अ कैटलिस्ट फॉर द नैरेटिव्स, मतलब सो दैट शी कैन नैरेट द ड्रामा। देन सिंबल एंड सोशल कमेंट्री, हर इंटरेक्शन जिस तरह से वो इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ, तो हर इंटरेक्शन विद द सूत्रधार इज ऑफन विटी एंड इंसाइटफुल and that revealing deeper societal realities or constructing the idealized world with the play's gritty portrayal of Ujjaini, ठीक है, bridge to the playwright। कैसे? She helped transition the audience from reality to the play's world। Okay, reality to the play's world। Her questions or answers guiding their initial understanding and emotional connection। तो जिस तरह से वो प्ले में जिस तरह से वो क्वेश्चन करती है और आंसर करती है, तो जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस का एक इमोशनल कनेक्शन उसके साथ बनता है। तो वो एक ऑडियंस और एक ड्रामा के बीच में जो एक ब्रिज का काम करती है नटी। तो यू कैन से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। तो अब इन दोनों का अगर मैं बात करना चाहूँ सूत्रधार और नटी के बारे में, इनका कंबाइंड रोल क्या रहा होगा उसमें, कंबाइंड रोल, ठीक है, इन मृच्छकटिका। तो उसमें आप बताएंगे कि देयर कन्वर्जन इन द प्रोलॉग सेटअप द प्लेज सेंट्रल आयरनी वंस wealthy man Charudata living in a poverty
contrast with the pursuit of wealth and love. Second point में आप बता देंगे they frame the narrative introducing the Vidushaka, or fourth showing the entrance of Vasant Sena, the court Sena who falls for Charudata, or establishing the play's focus on love और fortune, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।